welcome back to my YouTube channel Chemistry Hub. So now I'm going to continue with the electrochemical cell. जैसे लास्ट लेक्चर में हमने इन जनरल अभी थोड़ा सा रिडॉक्स रिएक्शन का बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किया था, इसके साथ आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन थोड़ी सी जनरल सा डिस्कस किया था। आज की इस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है और इसके क्या क्या केमिकल रिएक्शन है, इस सारी डिटेल को हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो पहले आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डिटेल में जाने से पहले यू मस्ट नो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है। एक्चुअली क्या है कि जितने भी हमने रिडॉक्स रिएक्शन करवाए हैं, डिस्कस किए हैं, तो रिडॉक्स रिएक्शन को करवाने के लिए भी आपको एक प्रॉपर सेटअप की ज़रूरत होती है जिसमें रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन होते हैं और ये सारी प्रोसेस जिस अरेंजमेंट में करवाई जाती है उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कह सकते हैं। और आप इन जनरल सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं इट इज़ अ डिवाइस। ये एक डिवाइस है विच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी, वो केमिकल एनर्जी जो रिडॉक्स रिएक्शन में प्रोड्यूस होती है, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट मीन्स कि इस डिवाइस की हेल्प से आप केमिकल एनर्जी जो रिडॉक्स रिएक्शन में निकल रही है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो इस डिवाइस को, ये सारे अरेंजमेंट को हमने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का नेम दिया गया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को इसके अलावा हम वोल्टिक सेल या गल्वेनिक सेल के नेम से भी जानते हैं। कई बार आपको क्वेश्चन में गल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल के नेम से भी आ सकता है। तो नाउ यू कैन नोट डाउन द डेफिनेशन में अगर देखोगे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इट इज़ अ डिवाइस, ये कई टाइप की डिवाइस अरेंजमेंट है यूज टू कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी, वो केमिकल एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड इन रिडॉक्स रिएक्शन। जब हम रिडॉक्स रिएक्शन करवाते हैं जो उसमें केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवा देते हैं सो दैट कि हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए अपना यूटिलाइज उसको कर सकें। तो इस डिवाइस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और आप इसको गल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल भी बोल सकते हैं। सेल की वर्किंग को समझने के लिए जैसे हमें पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, तो उसके लिए हम सिंपल से रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल लेंगे जिसके बेसिस पे हम इसकी रिएक्शंस को अंडरस्टैंड करेंगे और साथ में इसकी पिक्चर ड्रॉ करेंगे। तो जो हमने इसमें एग्जांपल लेना दैट इज़ बिटवीन द कि अगर आप जिंक मेटल जो हमने सॉलिड फॉर्म में लिया है इसको अगर आप कॉपर सल्फेट का हमने इसमें एक्वस सोल्यूशन लिया। एक्वस का मीनिंग होता है कॉपर के सल्फेट के क्रिस्टल्स को आपने वाटर में डिसोल्व किया है। जब आप इन दोनों का केमिकल रिएक्शन करवाओगे तो होता क्या है कि पहले ये जो जिंक है इट विल रिएक्ट विद डिस्प्लेस दिस कॉपर, ये कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बनाएगा, जिंक सल्फेट, और ये एक्वस फॉर्म में आएगा, पानी में आएगा, और साथ में कॉपर मेटल सेपरेट हो जाएगा। ये बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन है जो रिडॉक्स रिएक्शन है। अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो जिंक जो रिएक्शन करने से पहले आप देख सकते हैं कि जिंक एंड कॉपर सल्फेट ये दोनों हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं जो आपस में रिएक्शन करेंगे। तो जिंक जब फ्री स्टेट में, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0, कि अभी इसने कोई इलेक्ट्रॉन लूज ना तो गेन किया ना ही लूज़ किया, जितने इलेक्ट्रॉन इसके अपने उतने ही हैं। और यहाँ पे देखो जैसे हमें पता है कि सल्फेट की जो एक आयन है, ठीक है, एनायन है, तो इसके ऊपर कितना चार्ज होता है 2 नेगेटिव होता है। और जो आयनिक कंपाउंड्स में टोटल जो मीन्स की पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर ये 2 नेगेटिव है तो कॉपर कौन सी स्टेज में, +2 में। इट मीन्स कॉपर सल्फेट में कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं, वो इट मीन्स यहाँ पे 2+ स्टेट में है। और जब ये केमिकल रिएक्शन होता है इसमें जिंक और कॉपर सल्फेट के बीच में, तो जो जिंक है ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से आप देख सकते हो। यहाँ पे जिंक क्या है, यहाँ पे सल्फेट 2 नेगेटिव है, सल्फेट तो का तो वही चार्ज रहा है, और जिंक के ऊपर अब कितना चार्ज आ गया 2+। आपने ये चीज़ नोटिस करनी है कि पहले जिंक जो था 0 पे था, इसने कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं किया था, बट जब ये रिएक्शन होता है तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, ये हमें कहाँ से क्लियर हो रहा है, जब किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है इट मीन्स उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हैं। अब इसके ऊपर 2 पॉजिटिव है, इट मीन्स इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए। इट मीन्स इस रिएक्शन के जब भी चल रहा है उस केस में जिंक इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, की जिंक की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ओके, ऑक्सीडेशन का मीनिंग है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जिंक जो है इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। और आप ऐसे भी बोल सकते हो जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड टू जिंक आयन, कि जिंक ऑक्सीडाइज होकर जिंक आयन में कन्वर्ट हो गया है। एट द सेम टाइम आप देखो कॉपर जो है 2+ में है, इट मीन यहाँ पे तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, पर जब ये केमिकल रिएक्शन होता है तो कॉपर आयनिक फॉर्म से अब फ्री फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, कि जो 2+ का मीनिंग यहाँ पे कॉपर के पास 2 इलेक्ट्रॉन कम थे, पर जब ये रिएक्शन होता है
तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर जीरो स्टेट में आ रहा है। यहाँ पे ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है। जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट का मीनिंग है अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं है, इसके इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। इट मीन्स कि पहले तो 2 कम थे, अब पूरे कैसे हो गए? इसका मीनिंग है जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने लूज किए हैं वो कॉपर ने गेन कर लिए हैं। इसका मीनिंग है कि जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया था उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन। इट मीन्स कॉपर की इस केमिकल रिएक्शन में क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। तो आप बोल सकते हो कि इट इज़ द रिडक्शन, कि कॉपर की क्या हुई है? रिडक्शन। रिडक्शन का मीनिंग यू नो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आप ये भी कह सकते हो कॉपर 2+ आयन इज रिड्यूस्ड टू कॉपर मेटल, कि ये कॉपर आयन से कॉपर मेटल में रिड्यूस हो गया है। तो इट मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन 2 जिंक ने लूज किए हैं एट द सेम टाइम कॉपर ने वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं। इट मीन्स इस रिएक्शन में ओवरऑल ये रिएक्शन तभी कंप्लीट होता है जब जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज करे और कॉपर गेन करे। तो ओवरऑल इसमें आप देख सकते हो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दो तरह की प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली इकट्ठी हो रही हैं। तो इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं इनको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे हमें पता है कि इस केमिकल रिडॉक्स रिएक्शन में 2 प्रोसेसेस हो रही हैं, तो हम इस टोटल केमिकल रिएक्शन को फिर 2 हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। है तो ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ हो रहे हैं, बट फॉर सिंप्लिसिटी या इस जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डिज़ाइनिंग करने के लिए, इसको मोर मीनिंगफुल बनाने के लिए इसको हम मीन्स कि 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक वो रिएक्शन, एक वो पार्ट होगा जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम शो करेंगे, और दूसरा वो होगा जिसमें हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन शो करेंगे। मीन्स कि इस एक रिएक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही है वो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो जाएगा, और जिस पार्ट में हम रिडक्शन शो करें वो रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो जाएगा। तो अगर आप इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करके लिखते हो तो पहले तो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मेन हम जो मीन्स कि ये एलिमेंट्स ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होने सिर्फ उन्हीं को लिखेंगे जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन रह रही, वो हम इसमें निगलेक्ट कर देंगे। जैसे सल्फेट यहाँ पे भी 2 नेगेटिव में है, यहाँ पे भी 2 नेगेटिव है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसके ऊपर चार्ज सेम रहा है। तो हमने हाफ रिएक्शन में सिर्फ वही पार्ट्स लिखने हैं जो मीन्स कि या तो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं या फिर रिड्यूस हो रहे हैं। तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले हम लिख लेते हैं कि जो इसमें स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था, जिंक प्लस जिंक 0 स्टेट में है, कॉपर यहाँ पे 2+ में है, सल्फेट हमने निकाल दिया, आयनिक फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है, ये एक्वस में ही रहेगा। तो जब ये रिएक्शन होता है तो यहाँ पे फिर जिंक सल्फेट का सल्फेट अगर आप निगलेक्ट करो, इसको हम ना लिखें, इसको आयनिक फॉर्म में जैसे लिख रहे हैं, तो जिंक 2+ में लिखेंगे। आपने बस सल्फेट को छोड़ दिया कि सल्फेट इधर भी 2 नेगेटिव में, इधर भी, तो ऑपोजिट साइड में, तो इसको हमने कैंसिल कर दिया, इसको नहीं लिख रहे। हमने सिर्फ वही आयंस लिखने हैं या वही एलिमेंट का सिंबल लिखना है जिनमें कोई ना कोई चेंज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज या गेन हो रहे हैं। तो ये एक्वस में है, एक्वस आप लिख सकते हो कि ये सॉल्यूशन फॉर्म में है। साथ में जो कॉपर है, कॉपर यहाँ पे 0 स्टेट में आ रहा है, तो ये हमने सिंप्लीफाई करके ये इस रिडॉक्स रिएक्शन को लिख लिया है। अब इसके बाद हमारे पास वही चीज़ें हैं जिनकी रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हो रही है। अब आप पहले इन द सेम वे जिंक इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, जिंक 2+ में जा रहा है, और इधर से ये ऑक्सीडेशन का हो गया। ओके, इसको हम लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल में हम सेपरेट करके लिखेंगे। और यहाँ पे कॉपर 2+ है, कॉपर 2+2, कॉपर 0 स्टेट में जा रहा है, ये आपके लिए रिडक्शन का एक पार्ट हो गया। इट मीन्स कि इस रिएक्शन में हमारे पास 2 पार्ट हो जाएंगे, एक जिंक टू जिंक, ठीक है, दैट इज़ द मीन्स कि ये आपके पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और सेकंड हमारे पास है कॉपर 2+2 कॉपर। तो इसको अगर हम सेपरेटली स्प्लिट करके लिखें तो पहला हमारे पास आएगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को शो करने के लिए हमने इस रिडॉक्स रिएक्शन में सिर्फ वही पार्ट उठाना है, वही एलिमेंट या आयंस उठाने हैं जिनकी ऑक्सीडेशन हो रही है। अगर आप रिएक्टेंट साइड में पहले देखेंगे, रिएक्टेंट साइड में किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, जिंक की, ठीक है। जिंक यहाँ पे किस फॉर्म में है, जिंक यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सॉलिड फॉर्म में है। जिंक 0 से जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, इट मीन्स जिंक 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। तो ये जो रिएक्शन है हमें ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन शो करे कि आधा जो रिएक्शन है वो हमने ऑक्सीडेशन हाफ की रिएक्शन की फॉर्म में लिख दिया है। और जो सेकंड पार्ट है इसका, क्योंकि अगर जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो नो डाउट उसमें कोई सेकंड इसका पार्टनर होगा जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो कॉपर जो है,
तो कॉपर क्या करे, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन जिंक लूज करे उतने इलेक्ट्रॉन ही कॉपर गेन करेगा। तो आप इसके लिए सेकंड पार्ट लिख सकते हो, सेक्शन हाफ में कॉपर 2+ में है और ये 2 इलेक्ट्रॉन, जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने लूज किए हैं वही इलेक्ट्रॉन कॉपर गेन करके एलिमेंटल स्टेट में फ्री फॉर्म में आ रहा है। 0 का मीनिंग है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। सो इन 2 हाफ रिएक्शन के बेसिस पे इसका जो डिज़ाइन है, इसका जो एक हमने अरेंजमेंट रेड तैयार किया है, जो मीन्स की अंडरस्टैंडिंग, जिससे हमें ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सकेगी। तो इन्हीं रिएक्शन के बेसिस पे हमने अब इसका डिज़ाइन देखना है कि कैसे इसको हम मीन्स की अलग अलग 2 बीकर्स में रिप्रेजेंट करेंगे। एक बीकर हम सेपरेट लेंगे जिसमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस चलेगी और दूसरा बीकर हम लेंगे जिसमें रिडक्शन का प्रोसेस हम शो करेंगे, और इन दोनों बीकर्स को इंटरकनेक्ट करके हमने कंप्लीट जो ओवरऑल रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है। तो बेसिक जो इसका थ्योरी वाला पार्ट है वो आई थिंक आपको समझ लग गया होगा कि रिडॉक्स रिएक्शन चलना है। रिडॉक्स रिएक्शन के 2 पार्ट्स हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। सो इसका अब हम डायग्राम देखेंगे, तो बिफोर दैट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्लियर है। अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे कि जैसे अगर हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डायग्राम बनाना तो सेंटर में सबसे पहले आप एक बीकर लोगे, जैसे इसमें हमने शो किया है कि इसमें इस बीकर में हम ऑक्सीडेशन शो कर रहे हैं। तो इसमें आपने जिंक रोड डिप की है, ये आपके पास क्या है, दिस इज अ जिंक रोड, और इसमें जो सॉल्यूशन है दैट इज अ जिंक सल्फेट। ये इसमें हमने जिंक सल्फेट ले लिया है और इसमें एक जिंक रोड, जिंक की रोड इसमें डिप की है। इसी तरह आपने एक और बीकर लेना है, दूसरे बीकर में आपने कॉपर की रोड डिप की है, दिस इज अ कॉपर रोड, और इसमें क्या डाला है, इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। इसमें जो सॉल्यूशन है दैट इज ऑफ द कॉपर सल्फेट। इस तरह से हमने ये इसको जिंक को जिंक सल्फेट में डिप कर देना है और कॉपर को कॉपर सल्फेट में। अब हमें पता है कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीड जो जिंक है वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन होगी, और जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तभी ही कॉपर उन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। इसलिए जो 2 रोड्स इनको हमने एक्सटर्नली, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो इलेक्ट्रॉन जिंक से ट्रेवल करके कॉपर की तरफ जाएंगे, तभी कॉपर उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। इसलिए इन 2 रोड्स को हम एक्सटर्नली, इन दोनों रोड्स को आपने एक्सटर्नली कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया है, वोल्ट मीटर या एम मीटर लगा देंगे जो हमें इंडिकेट करेगा कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर स्टार्ट हो गया, कि रिएक्शन स्टार्ट हो चुका हुआ है। इस तरह से आपने इसको कनेक्ट कर देना है। इसको एक्सटर्नली हमने पहले इन रोड्स को कनेक्ट कर दिया है, और क्योंकि आपको पता है कि बाहर भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए तो इनके जो अपर इंटरनल सॉल्यूशन है उनको भी हम कनेक्ट करेंगे सो दैट कि सर्किट कंप्लीट हो जाए। अदरवाइज ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा अगर आप एक्सटर्नली तो इन दोनों रोड्स को कनेक्ट कर देते हो, बट जो इनके सॉल्यूशंस है कॉपर सल्फेट एंड जिंक सल्फेट, अगर ये आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं आते तो सर्किट हमारा इनकम्प्लीट रहता है। तो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए इन दोनों बीकर्स को आप एक यू शेप ट्यूब, जिसको हम सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं, उसकी हेल्प से इसको हमने कनेक्ट कर देना है, और इसको हमने कोई कॉटन पर किसी न किसी प्लग से यहाँ पे कर देना है, सो दैट कि इसमें जो है सिर्फ आयंस का ट्रांसफ़र हो, पूरा मीन्स कि ये जो दोनों सोल्यूशन है आपस में मिक्स ना हो। इसको ये जो हमने इसमें यू शेप ट्यूब लगाई, दिस इज अ सॉल्ट ब्रिज, इसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। ओके, तो जिंक क्या है, जिंक जो रोड है, क्योंकि जिंक के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है, क्योंकि हमने जैसे भी केमिकल रिएक्शन में किया था, तो जिंक जो है वो जिंक सल्फेट में हमने डिप किया है। तो ये क्योंकि इस वाले फर्स्ट वाले बीकर में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के इस वाले पार्ट को जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही है उसको हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो दूसरा हिस्सा है जहाँ पे कॉपर डिप की हुई है कॉपर सल्फेट में, क्योंकि कॉपर की क्या होनी है, रिडक्शन होनी है, तो इसको हमने नेम दे दिया है कि ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज, ये रिडक्शन हाफ सेल है। तो आपने एक चीज़ नोटिस करनी है, क्योंकि जिंक की हमें पता है कि ऑक्सीडेशन होनी है, तो जिंक की जब ऑक्सीडेशन ही जिंक की रोड इसमें डिजोल्व होगी, तो जिंक के जो आयंस हैं, क्योंकि जिंक मेटल से जिंक आयंस में कन्वर्ट होगा, तो जिंक से जिंक 2+ में कन्वर्ट, इसमें जो जिंक के आयन है वो 2+ में इसमें बीकर में आते जाएंगे। तो आप लिख सकते हो कि इसमें जो रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीडेशन का,
तो जिंक का क्या रिएक्शन हो रहा है कि जिंक सॉलिड स्टेट से जिंक आयन में कन्वर्ट हो रही है, जिंक से जिंक आयन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या हो रहा है भी माइंड में रखना है, जिस रोड पे ऑक्सीडेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नोड। तो ये जिंक रोड है, दिस इज एक्टिंग लाइक द नोड। यहाँ पे ये जो रोड है, ये फर्स्ट रोड हमारी कौन सी होगी, इसको हम एनोड बोलेंगे। और आपने याद रखना है कि ए से एनोड, अ से ऑक्सीडेशन, जो वोवल वाली साउंड को आप रिलेट कर सकते हो कि एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगी। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो जब जिंक की ऑक्सीडेशन होगी तो जिंक जो है 2+ आयन में कन्वर्ट होता जाएगा, जो आयन्स हैं वो तो इस जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में आते जाएंगे। बट इसके साथ जो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं दे विल मूव टुवर्ड दिस टर्मिनल, वो इस जो वायर के थ्रू एक्सटर्नल सर्किट की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आयन्स तो चले गए पानी में, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके ऊपर अक्यूमुलेट हो रहे, इकट्ठे हो रहे हैं, वो इस रोड के ऊपर जाएंगे। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कलेक्शन हो जाती, एक्यूमुलेशन हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए जो एनोड है उसको नेगेटिव टर्मिनल हम बोलते हैं। वहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल सेल का जनरेट हो जाता है। क्यों जनरेट होता है, क्योंकि जिंक जब ऑक्सीडेशन करता है तो जिंक 2+ आयन में कन्वर्ट हो जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। जो इसके आयन्स हैं वो तो चले गए जिंक सल्फेट के इस बीकर में जो हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया हुआ उसमें, और जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस वायर की तरफ जाते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल सर्किट जो हमने कनेक्ट किया वो वायर के थ्रू उसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं इस वायर के साथ, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसके ऊपर हम नेगेटिव टर्मिनल का नेम दे देते हैं। और अब ये जो इलेक्ट्रॉन है दे विल मूव थ्रू दिस एक्सटर्नल वायर, ये एक्सटर्नल सर्किट जो हमने वायर के थ्रू कनेक्ट किया है, यहाँ से ये मूव करके, मीन्स कि दिस इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर से हो रहा है, फ्रॉम जिंक टू कॉपर। इलेक्ट्रॉन जो है जिंक से कॉपर की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पे जो कॉपर है, क्योंकि कॉपर की क्या होनी है, रिडक्शन। तो रिडक्शन में आपको पता है क्या होता है, कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन करके ये क्या बनाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू कॉपर मेटल, वो कॉपर मेटल में कन्वर्ट होगा। इट मीन्स कि क्योंकि कॉपर की रिडक्शन होनी है, ये जो सॉल्यूशन है इसमें जो कॉपर सल्फेट डाला हुआ है, ये कॉपर सल्फेट अब इसमें जब डालोगे तो वो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, 2+ अलग हो जाते हैं, सल्फेट के आयन सेपरेट हो जाएंगे। अब इस सॉल्यूशन में जितने भी कॉपर सल्फेट है वो सारा डिसोसिएट किस में हो जाएगा, कॉपर में। इसमें कौन कौन से आयन आएंगे, कॉपर 2+ एंड सल्फेट, ये 2 तरह के आयन इसमें है। क्योंकि इसकी रिडक्शन होनी है बाहर से, एक्सटर्नल सर्किट से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये जो कॉपर है, कॉपर 2+ के आयन किधर जाएंगे, इट विल मूव टुवर्ड दिस रोड। ये जो कॉपर की रोड है इसकी तरफ ये कॉपर के आयन मूव करेंगे, कॉपर के आयन इधर मूव कर रहे हैं, क्योंकि सारे पॉजिटिव आयन है कॉपर के, वो इस रोड के ऊपर जाके अक्यूमुलेट हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। और कॉपर के आयन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, वो यहाँ पे पॉजिटिव आयन के टाइम्स अक्यूमुलेट हो रहे हैं, इसलिए इस टर्मिनल को हमने कौन सा चार्ज दे दिया, इसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। तो ये जो जिस मीन्स की अभी पॉजिटिव टर्मिनल वाले जो कॉपर के आयन है, ये जब इस रोड की तरफ मूव करेंगे तो बाहर से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ट्रैवल करके, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ रहे हैं, जिंक वाली साइड से एक्सटर्नल वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिर क्या करता है, ये जो कॉपर है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यहाँ पे कॉपर क्या करेगा, जो बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनको लेके ये कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से हमने दिखाना है कि कॉपर के आयंस इस रोड पे क्यूमुलेट हो रहे हैं, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, क्योंकि कॉपर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो कॉपर की क्या हो रही है, रिडक्शन, इसलिए हम इसको बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल। और कॉपर का जो रिडक्शन हाफ सेल में जो रिएक्शन है, कॉपर 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन, और ये कॉपर में सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। और ये अब आपको ये क्लियर हो गई, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इसकी वर्किंग कैसे होती है उस चीज़ को आपने समझना है कि जैसे जैसे जिंक रोड इसमें जिंक सल्फेट में डिजोल्व होगी, क्योंकि हमें पता है कि जिंक जो है उसकी ऑक्सीडेशन होगी, और जब जिंक की ऑक्सीडेशन होगी तो जिंक के जो आयन्स हैं, जिंक 2+ आयन, ये सारे इसमें आएंगे सॉल्यूशन में, और जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू बाहर से मूव करेंगे, तो जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है, और जो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू जा रहे हैं वो जब दूसरी रोड हमारे पास कौन सी है, कॉपर की,
और जिस रोड के ऊपर क्या हो रहा है रिडक्शन की, हमें पता है कि कॉपर की रिडक्शन होती है, कॉपर जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक लूज कर रहा है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर रिड्यूस हो रहा है। केमिकल सेल की वर्किंग को हमने समझना है कि जैसे आपने जिंक की रोड को जिंक सल्फेट में डिप किया है, तो जो जिंक है, जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है, जिंक जब ऑक्सीडाइज होगा इसके जो जिंक 2+ आयन है वो बीकर में आ जाएंगे, सॉल्यूशन में है, और जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं वो एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू मूव करेंगे। और जो सेकंड रोड है, जो कॉपर की रोड है, क्योंकि कॉपर के ऊपर रिडक्शन होती है, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और कॉपर मेटल में कन्वर्ट होता है, तो कॉपर क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके रिडक्शन करवा रहा है, तो कॉपर को हमने क्या बोला है, जिस रोड के ऊपर रिडक्शन होगी उसको हम कैथोड बोलते हैं। अब जितने भी कॉपर सल्फेट इस सॉल्यूशन में है वो कॉपर 2+ और सल्फेट की आयन में है, क्योंकि कॉपर की ये सारे आयन ये दे विल मूव टुवर्ड दिस रोड, वो रोड की तरफ आएंगे और रोड की तरफ से जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन को कॉपर लेके मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये सारा जो कॉपर इस बीकर के सॉल्यूशन में से इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हो कि जो कॉपर की कैथोड है, ये कॉपर वाली रोड है जो कैथोड की तरह काम कर रही है, इसका वेट बढ़ता जाएगा क्योंकि इसमें कॉपर आयन की रिडक्शन होके इसके ऊपर डेपोजिशन हो रही है। इट मीन्स कि कॉपर जो कैथोड विल इंक्रीज इन वेट, कैथोड का वेट बढ़ेगा, और दूसरी साइड जो जिंक है, क्योंकि जिंक इसमें डिजोल्व होती जा रही है तो जिंक का वेट है वो कम होता जाएगा, जिंक की जो इलेक्ट्रोड जो नोड है वो पतली होती जाएगी। और इस साइड क्योंकि जिंक की इलेक्ट्रॉन तो एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू जा रहे हैं और यहाँ पे जो जिंक आयन है उसकी एक्सेस हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो दूसरी साइड क्योंकि कॉपर का जो पॉजिटिव वाले आयन है वो तो सारे डिपॉजिट होते जा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम जो सल्फेट के आयन है वो तो इसी में रह गए ना, सल्फेट के आयन तो डिपॉजिट नहीं हो रहे। तो आप देख सकते हो इन 2 बीकर्स में एक साइड पॉजिटिव आयन जो है कैटायन वो एक्सेस में हो गए हैं, और दूसरी साइड प्लस वाले आयन तो इसके ऊपर डिपॉजिट हो गए हैं, पर नेगेटिव वाले आयन जो है वो एक्सेस में हो गए हैं। इट मीन्स कि ये जो हमने बीच में सॉल्ट ब्रिज लगाया है, सॉल्ट ट्यूब लगाई है, तो इस केस में इसमें हमने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फिल करते हैं, कोई ना कोई इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग है ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बट ये इस सिस्टम की जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी उसको मेंटेन करेगा। इट मीन्स कि अगर इस साइड यहाँ पे एक्सेस में पॉजिटिव आयन कैटायन एक्सेस में हो गए हैं, तो इसमें जो भी हमने इलेक्ट्रोलाइट फिल किया है, इसमें नॉर्मली हम पोटेशियम सल्फेट फिल कर सकते हैं, KCl, अलग अलग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है जिसको हम इसमें फिल करते हैं। अब यहाँ पे अगर जिंक एक्सेस में पॉजिटिव आयन हो गया तो यहाँ से जो सल्फेट के आयन है, नेगेटिवली चार्ज आयन है, वो इस तरफ से इसमें मूव करेंगे, वो मिक्स नहीं होंगे, पर सल्फेट के नेगेटिव आयन यहाँ पे मूव करेंगे, सो दैट कि ये जो सॉल्यूशन है वो उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहे। इसी तरह जो सल्फेट के आयन राइट वाले बीकर में यहाँ पे एक्सेस में हो गए हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए इस साइड से जो पॉजिटिव आयन है पोटेशियम की आयन, ठीक है, वो इसकी एक्सेस जो नेगेटिव चार्ज है उसको वो न्यूट्रलाइज करेंगे। तो जो सॉल्ट ब्रिज है बेसिकली उसका यही काम होता है, एक तो ये इंटरनल ये सर्किट को कंप्लीट करता है, इंटरनली सॉल्यूशंस को कनेक्ट करता है, दूसरा है कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो एक्सेस में हो जाते हैं लेफ्ट या राइट बीकर में, तो उसको वो न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है कि जिस तरफ अगर पॉजिटिव के चार्ज एक्सेस में हो गए तो उसको नेगेटिव चार्ज सप्लाई करेगा, और जिस साइड नेगेटिव एक्सेस में हो गए उसको पॉजिटिवली चार्ज आयन प्रोवाइड करके उनको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का बैलेंस बनाए रखेगा। अब आपने एक और चीज़ नोटिस करनी है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपने नोटिस किया है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो कहाँ से होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम द एनोड टू कैथोड। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है हमने बोला था, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक टू कॉपर हो रहा है, मीन्स एनोड टू कैथोड हो रहा है, बट इसमें जो करंट का फ्लो होता है दैट इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कन्वेंशनली जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं करंट उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो यहाँ पे जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज फ्रॉम जिंक टू कॉपर, और जो करंट का फ्लो है वो कहाँ से होगा, कॉपर टू जिंक, वो कॉपर से जिंक की साइड होगी। इसीलिए हमने ये जो एम मीटर का, ये हमने एक एम मीटर शो किया है, यहाँ पे एम मीटर का जो एरो है वो हमने इस लेफ्ट साइड में शो किया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, कि आप मेंशन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन टू कैथोड फ्लो होता है, जैसे यहाँ पे जो हमारा फ्लो हो रहा है दैट इज फ्रॉम जिंक टू कॉपर, बट जो करंट का फ्लो होता है डायरेक्शन ऑफ द करंट, बट करंट फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड दैट इज फ्रॉम कॉपर टू
जिंक। यही चीज़ आपने मेन माइंड में रखनी है कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हमारा जिंक से कॉपर की साइड हो रहा है तो करंट का जो फ्लो है दैट विल फ्रॉम द कॉपर टू द जिंक, वो कॉपर से जिंक वाली साइड में होगा। इसके अलावा आपने ये एक और पॉइंट समझना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग में कि जैसे जैसे यहाँ पे जिंक आयन जो है, ठीक है, वो सारे इसमें आते जा रहे हैं एक्सेस में, और बाकी जो सल्फेट आयन उसकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है। ऑन द सेम वे अगर आप कॉपर वाली साइड में देखो, जितना भी कॉपर है, कॉपर सल्फेट में जितना भी कॉपर प्रेजेंट है, जैसे जैसे कॉपर की रिडक्शन होती जाएगी सारा कॉपर तो इस रोड के ऊपर कलेक्ट होता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब इसमें कॉपर आयन की जो कंसनट्रेशन है वो काफ़ी डिक्रीज़ कर जाएगी, कि स्टार्टिंग में तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे और करंट भी फ्लो होता जाएगा, बट विद द डिक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ द कॉपर, कि जैसे जैसे अगर आप देखो तो सारा जितना भी कॉपर है वो सारा जाके इसके ऊपर ही डिपॉजिट कर गया, तो ये तो सारा इसमें सारा कॉपर तो यहाँ पे आ जाएगा, सॉल्यूशन में कॉपर आयन थोड़ा रहेंगे, सारा कॉपर इसके ऊपर डिपॉजिट कर गया है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो कॉपर की कंसनट्रेशन होती है वो कॉपर सल्फेट वाले सॉल्यूशन में कम हो जाती है। तो इसलिए इट विल मीन्स कि ड्यू टू द डिक्रीज इन कंसनट्रेशन डिक्रीज होने के कारण इसमें जो करंट है वो फ्लो होना फिर थोड़े टाइम के बाद बंद हो जाता है, क्योंकि उसमें कॉपर आयन ही नहीं रहेंगे, रिडक्शन ही नहीं होगी, तो फिर उसमें आफ्टर सम टाइम इट विल स्टॉप वर्किंग। अगर हमने फर्दर इसको करना है तो आपको और ऐड करना पड़ेगा। तो यही आपने देखना है इसकी वर्किंग में कि स्टार्टिंग में बेसिकली आपने देखना है कि हमने नोड लेनी है, नोड को है जो भी ये नोड लोगे जिंक को जिंक सल्फेट में डिप करना है, जो ऐसे नोड काम कर रहे हैं, नोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगी, और जहाँ पे जिस बीकर में ऑक्सीडेशन होती है उसको हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलते हैं। जब ऑक्सीडेशन होगी तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू मूव करेंगे, नोड से कैथोड की तरफ जाएंगे, और जिस बीकर में रिडक्शन होगी उसको हम बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप बोलते हो रिडक्शन। इस तरह से एक हमने सॉल्ट ब्रिज लगाया है। सॉल्ट ब्रिज होता है कि जिस साइड में नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज की एक्सेस होगी इसमें से उसके ऑपोजिट वाले चार्ज आके उसको न्यूट्रलाइज करेंगे और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करेंगे। और ये कंप्लीट सर्किट एक तो एक्सटर्नली इसके वायर के थ्रू कनेक्टेड है और इंटरनली ये सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड है। तो इस तरह से पूरा ये सर्किट कंप्लीट होता है। तो सॉल्ट ब्रिज के बेसिकली कई बार एग्जाम में आपको सिंपल क्वेश्चन आ जाता है, राइट डाउन द फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज। तो इसके दो काम लिख सकते हो, इट कंप्लीट्स द सर्किट, एक तो सर्किट कंप्लीट करता है, सेकंड इसका इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। इसमें आप रिएक्शन भी मेंशन कर सकते हो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सा है, देन इसका रिडक्शन हाफ रिएक्शन कौन सा है। देन आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है, और जो करंट का फ्लो है दैट इज कन्वेंशनली करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से ऑपोजिट फ्लो करता है। अगर इलेक्ट्रॉन आपके एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं तो करंट जो होगा वो कैथोड से एनोड की तरफ जाएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये हमने जस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक वर्किंग डिस्कस की है। तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल को मिला के हमारा कंप्लीट रिडॉक्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है। और ओवरऑल जो रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड द रिडक्शन हाफ रिएक्शन। सो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इफ देर इज एनी डाउट अप टू दिस यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स सो दैट इन द नेक्स्ट वीडियो वी कैन cover that doubt. So thanks for watching this video and do subscribe this channel and share this video. Thank you.